नमस्कार। आज हम करते हैं कक्षा 6 का हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक का 7वां लेसन जल संसाधन एवं संरक्षण। देखिए, जल संसाधन और संरक्षण इस पार्ट के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो जल है उसके स्रोत क्या हैं, किन किन कार्यों में उस जल का इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ कहाँ किस प्रकार की परियोजनाएं चल रही हैं। देखिए, जल है उसकी उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। ठीक है, जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई आदि में किया जाता है, ये सबको पता है। जल के जो सारे स्रोत है वो जल संसाधन कहलाते हैं। इन जल स्रोतों के अंदर झीलें, नदियाँ, उन पर बने बांध, नहरें, कुएं, तालाब, नलकूप आदि हैं। इन सब के संसाधनों और अपवाह तंत्र का इसके अंदर वर्णन किया गया है। देखिए, अपवाह तंत्र होता क्या है? अपवाह तंत्र में धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी भी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहलाती है। यानी धरातल की बनावट के कारण और भूगर्भिक संरचना के कारण किसी नदी या उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था बना ली जाती है वो अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहलाती है। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है वो जल विभाजक रेखा कहलाती है। और राजस्थान के संदर्भ में देखें तो अरावली है वो जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। ठीक है, देखिए, छोटी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं वो छोटी नदियाँ सहायक नदियों के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान का अपवाह है तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। अब ये अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं इसमें अपन देखते हैं कि इस अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक प्रवाह का तंत्र। देखिए, बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो अपवाह तंत्र अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली जो नदियां हैं जिनमें बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी के अंदर मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः ये नदियां बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाती है। यानी अरावली के पर्वत के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां अंत में बंगाल की खाड़ी की तरफ जो जाती हैं वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाती है। अरब सागर का अपवाह तंत्र, देखिए, अरावली पर्वत से पश्चिम में बहकर जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है तो वो अरब सागर का अपवाह तंत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब ये अरब सागर का जो प्रवाह है उसमें माही, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास एवं इनकी सहायक नदियां हैं वो अरब सागर का अपवाह तंत्र बनाती हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र, देखिए, ऐसी नदी जो क्या करेगी, समुद्र तक नहीं पहुंचती और स्थल भाग में कहीं लुप्त हो जाती है या किसी झील में मिल जाती है, उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। देखिए, राजस्थान की प्रमुख नदियों के अंदर है चंबल नदी। देखिए, चंबल नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है और राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी, यानी वर्ष भर बहने की बात करें तो वो चंबल नदी है। और ये नदी है वो भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ से प्रवेश करती है। यानी राजस्थान में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करेगी? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ से प्रवेश करती है। उसके पश्चात कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आदि जिलों में बहने के बाद
ये उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो कौन सी नदी में मिल जाती है? यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो चंबल की सहायक नदियां हैं बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि। और राजस्थान का औद्योगिक नगर कहा जाने वाला कोटा, राजस्थान का औद्योगिक नगर कहा जाने वाला क्षेत्र कोटा चंबल नदी के किनारे ही स्थित है। किस नदी के किनारे हैं? चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगर हम इस मैप के आधार पर देखें तो देखिए ये चित्तौड़ से यहाँ प्रवेश करती है और चित्तौड़ में प्रवेश करने के पश्चात ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ठीक है, ये क्षेत्र है जैसे कोटा, बूंदी, ये सवाई माधोपुर, ठीक है, इन क्षेत्रों में बहेगी। और धौलपुर, करौली, ये करौली, धौलपुर यहाँ होती हुई, ठीक है, धौलपुर करौली होती हुई ये कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी के अंदर उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। ठीक है। तो ये कौन सी थी? चंबल नदी। और अपन बता रहे हैं कि कोटा है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। दूसरी नदी की बात करें तो वो है बनास। देखिए बनास है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक आदि जिलों में बहती है और ये पहुंचती है कहाँ? सवाई माधोपुर में। कहाँ पहुंच जाएगी? सवाई माधोपुर में पहुंच जाएगी और रामेश्वरम के निकट ये चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो बनास नदी चंबल नदी में कहाँ मिलती है? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। और बनास की सबसे बड़ी खास बात है कि ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यानी राजस्थान की सबसे लंबी बात करें तब तो चंबल है, लेकिन खाली राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है तो वो लंबी नदी है बनास। और वर्ष भर बहने वाली बात करेंगे तो वो है चंबल। ठीक है। और इसकी लंबाई देखिए बनास की है 480 किलोमीटर। टोंक, सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। कोटा चंबल के किनारे पर स्थित है, उसी तरह टोंक और सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे स्थित है। और बनास की प्रमुख सहायक नदियों में मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि नदियाँ हैं। ठीक है। तो हम बनास की यदि मैप के आधार पर बात करें तो वो कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है। देखिए ये राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। ये राजसमंद है तो राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से निकल कर प्रवेश करती है चित्तौड़ के अंदर। ठीक है। और चित्तौड़ से पहुंचती है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के पश्चात ये पहुंचती है टोंक। ठीक है। और इन जिलों के अंदर पहुंचकर ये पहुंचेगी सवाई माधोपुर। तो राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर, यहाँ ये सवाई माधोपुर में मिल जाएगी चंबल नदी के अंदर रामेश्वरम नामक स्थान पर। इस प्रकार बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अब देखते हैं हम लूणी। देखिए लूणी है वो अजमेर ज़िले में गोविंदगढ़ के निकट। कहाँ के निकट? गोविंदगढ़ के निकट। ठीक है। ये दो धाराएं हैं सरस्वती और सागरमती। इन दो धाराओं के मिलने से लूणी का उद्गम होता है। लूणी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर आदि जिलों में बहने के बाद कच्छ की खाड़ी में लुप्त हो जाती है, कच्छ की खाड़ी के अंदर मिल जाती है। अब ये नदी बाड़मेर, बालोतरा तक पहुंचती है, तब तक तो इसका जल होता है मीठा, लेकिन इसके बाद हो जाता है खारा। यानी लूणी जो अजमेर से निकलती है वो बाड़मेर, बालोतरा तक तो मीठे पानी की नदी होती है, लेकिन उसके बाद ये खारी हो जाती है। और लूणी की सहायक नदियों के अंदर जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी, गुहिया आदि नदियों को देखा जा सकता है। ठीक है। और मैप के अंतर्गत अपन बात करें तो देखिए ये अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलेगी? अजमेर। और अजमेर से ये नागौर, ठीक है, नागौर, पाली, ठीक है, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर इन क्षेत्रों में बहाव है। अब बाड़मेर, बालोतरा तक तो ये क्या है? मिट्टी है, उसके बाद खारी है और कच्छ की रण या कच्छ की खाड़ी की ओर चली जाती है। ठीक है।
नेक्स्ट अपनी नदी है वो नदी है माही। माही मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम क्षेत्र है। ठीक है, यानी माही नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? विंध्याचल प्रदेश। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 2 जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सोम और जाखम है। यानी मध्य प्रदेश से ये अपने को निकलती है और राजस्थान में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में बहती है। कहाँ? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यानी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में बहेगी इस प्रकार, और कच्छ की ये खंभात की खाड़ी में चली जाती है। और इसकी सहायक नदियों के अंदर है सोम और जाखम। ये एक त्रिवेणी बनाती है, माही, सोम और जाखम। ठीक है, 3 नदियों का संगम। बाणगंगा, देखिए बाणगंगा जयपुर जिले की स्थित अरावली की बैराठ पहाड़ी से निकलती है और नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। बाणगंगा का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करेगा। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है घग्गर। देखिए अंतःप्रवाह की नदी है घग्गर, जो हिमाचल में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से निकलती है और हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर में लुप्त हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष या सहायक नदी के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। अब हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। देखिए नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपर्दन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। ठीक है, यानी हम विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं, इसके अलावा सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण कर सकते हैं, भूमिगत जल स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं, बाढ़ का नियंत्रण कर सकते हैं और मृदा का अपर्दन रोक सकते हैं, पर्यटन बढ़ा सकते हैं। ये कई उद्देश्य नदियों पर बांध बनाने से पूरे होते हैं, इसलिए ये योजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। और इनके बहुउद्देश्य को देखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को क्या नाम दिया? भारत के मंदिर या आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। यानी हमसे कहा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किन्हें दी गई है, तो वो नदी घाटी परियोजनाओं को। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा बहुत ज़्यादा उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। तो राजस्थान में इस योजनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल की जाती है। ठीक है, सबसे पहले अपने पास है चंबल परियोजना। देखो चंबल की सबसे पहली बात तो यह है कि चंबल है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, क्योंकि चंबल नदी है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के अंदर अपनी सेवा उपलब्ध करवा रही है। दोनों राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है और चंबल पर कुल 4 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए? 4। इनमें से जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बना हुआ है। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है। कोटा जिले में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, जवाहर सागर और कोटा बैराज। अब इस परियोजना चंबल परियोजना से दोनों राज्यों को जल की आपूर्ति भी होती है और सिंचाई की सुविधा भी मिलती है। ये देखिए एक तरफ माई बजाज सागर बांध का चित्र है, दूसरी तरफ राणा प्रताप सागर बांध का चित्र है। दूसरी परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। देखिए बांसवाड़ा में माही नदी पर, यानी बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, वहाँ पर माही नदी है, तो वहाँ बांसवाड़ा में माही नदी पर जो परियोजना बनाई गई है वो माही बजाज सागर परियोजना है, जो राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। माही परियोजना क्या करती है कि राजस्थान और गुजरात में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल
तीनों सुविधाएं उपलब्ध करवाई रही है। यानी सिंचाई के लिए भी काम आ रहा है, जल विद्युत का काम भी हो रहा है और पेयजल भी प्राप्त हो रहा है। तो माई बजाज सागर किन दो राज्यों की है? राजस्थान और गुजरात राज्य की परियोजना है। नेक्स्ट है बीसलपुर बांध परियोजना या बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर ये टोंक का क्षेत्र है, ठीक है। तो टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिलासपुर गांव में बनास नदी पर बनाई गई ये सब परियोजना है। यानी बीसलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बनास नदी पर बनाई गई है और बीसलपुर गांव में बनाई गई है जो टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास है, ठीक है। और बनास नदी पर जो बीसलपुर परियोजना बनाई गई है वो सिंचाई और पेयजल का उद्देश्य पूरा करती है। यानी किस उद्देश्य से बीसलपुर परियोजना बनाई गई थी? सिंचाई और पेयजल के लिए, ठीक है। और ये जो परियोजना है बीसलपुर वो अजमेर, टोंक, जयपुर सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति करती है। तो बीसलपुर परियोजना है वो किन किन जिलों को जल आपूर्ति करती है पेयजल की? जयपुर, अजमेर और टोंक। नेक्स्ट है सरदार सरोवर योजना। देखो सरदार सरोवर योजना है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। इनमें 4 राज्य हैं कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इन 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। और सरदार सरोवर परियोजना है वो गुजरात में नर्मदा नदी पर ये स्थापित की गई है, ठीक है। तो इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में नहर द्वारा, ठीक है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर के द्वारा बाड़मेर और जालौर जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यानी सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? तो वो है दक्षिण पश्चिम के जिले बाड़मेर और जालौर, जो सिंचाई के लिए भी काम आ रही है और साथ ही साथ पेयजल सुविधा के रूप में भी उसकी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें इसमें आगे है इसके अतिरिक्त कौन सी परियोजनाएं हैं। देखिए इसके अतिरिक्त पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना। पाली में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना, ठीक है। तो मानसी वाकल परियोजना क्या है? उदयपुर की सोम कमला अम्बा, सोम नदी पर डूंगरपुर में और जवाई नदी पर पाली में जवाई परियोजना। और प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। ये सब क्या है? अन्य बांध परियोजनाएं। जल संरक्षण के जो आधुनिक तकनीक है उनमें सबसे मुख्य बांध बनाना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रमुख झीलें और जल संचयन, ठीक है। देखिए राजस्थान में लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत हैं, जैसे कहीं कुएं हैं तो कहीं बावड़ियां हैं, कहीं टांके हैं तो कहीं खड़ीन है। तात्कालिक राजाओं और महाराजाओं ने जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए थे और ये उपाय जो उन्होंने उस तात्कालिक समय के अंदर किए थे वो कई उपाय आज भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही हम उदयपुर की बात करें तो इसमें 14वीं से 19वीं शताब्दी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्य द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। यानी कहाँ 14वीं से 19वीं सदी तक जल संरक्षण के लिए ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया, तो वह है उदयपुर। यहाँ के राणाओं ने क्या किया? यहाँ के राणाओं ने पिछोला झील, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि जिलों का समय समय पर निर्माण करवाया और इन नहरों को आपस में जोड़ भी दिया, ठीक है। कौन कौन सी है? पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि जिलों का निर्माण करवाकर नहरें बनाकर आपस में जोड़ा है। इससे क्या हुआ? इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी जिलों के कारण उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। तो कई जिलों को आपस में जोड़ दिया गया है। जयसमंद झील के निर्माण की बात करें तो जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने 1687 से 1691 के बीच करवाया था और गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया।
तो जैस्मिन झील है वो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है जो मानव निर्मित और मीठे पानी की है। अजमेर की बात करें तो अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। तो प्राकृतिक झील कहाँ है धार्मिक महत्व की? पुष्कर में। अन्ना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। और सिरोही के निकट माउंट आबू में है नक्की झील। कौन सी झील है? सिरोही के निकट माउंट आबू में नक्की झील है जो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। यानी राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर देखो झील है तो वो है नक्की झील। कहाँ है वो? माउंट आबू सिरोही के अंदर। राजसमंद जिले में राजसमंद झील प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं। ठीक है, राजसमंद झील है उसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं और यही नौ चौकी पर ही राज प्रशस्ति अंकित है। ठीक है, जो मेवाड़ के शासक राज सिंह के समय की है। ठीक है, अब इनके अलावा जोधपुर, बालसमंद, ठीक है, जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उम्मेद सागर, ये जोधपुर की। जैसलमेर में गडीसर, डूंगरपुर में गेब सागर डूंगरपुर, बीकानेर में कोलायत और अलवर में सिलीसेड आदि अन्य कई जिले हैं जो जल का महत्वपूर्ण साधन है या संसाधन है। तो राज्य में मीठे पानी की झीलों के अलावा जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य सांबर झील, ठीक है, जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य कौन सी है? सांबर झील। बाड़मेर में पचपदरा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर में फालोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, तो खारे पानी की झीलें कौन सी है? सांबर, पचपदरा, डीडवाना, लूणकरणसर, पोखरण, फलोदी आदि। इसमें छोटा सा सूत्र काम में लिया जाता है साड़ी का पल्लू। ठीक है, ये देखिए अपन अगर इस डायग्राम को देखें तो हमें पता चलेगा किस प्रकार उदयपुर के महाराणाओं ने किसको किससे जोड़ा। देखिए यहाँ सबसे पहले ये 1 नंबर देखिए आप, ठीक है, ये है 1 नंबर। अब इस 1 नंबर पर हमें नाम पता चल रहा है गोवर्धन सागर, ये गोवर्धन सागर है। ठीक है, इस गोवर्धन सागर को पिछोला झील से देखिए ये जोड़ दिया गया। ठीक है, पिछोला झील से जोड़ने के बाद पिछालो को दूध तलाई से जोड़ा गया। ये पिछोला जोड़ी गई किससे? दूध तलाई से, ये 2 नंबर आ गया। और वहीं पिछोला है उसको किससे जोड़ा गया है? उसको फिर से जोड़ा गया है, ये देखिए थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं। ठीक है, यानी ये हो गई गोवर्धन सागर पिछोला से, पिछोला फिर दूध तलाई से, और वहीं पिछोला अमरकुंड से जोड़ी गई है। 3 नंबर पे क्या है? ये पिछोला है अमरकुंड से जोड़ी गई है। ठीक है, अब ये 3 जिलें जुड़ गई। अब पिछोला को कुमारियाँ तालाब से जोड़ दिया गया है। ये पिछोला साथ में जुड़ गई कुमारियाँ तालाब से। ठीक है, इस प्रकार पिछोला को दूध तलाई, अमरकुंड झील और कुमारियाँ तालाब इन 3 क्षेत्रों से जोड़ा गया। अब वहीं कुमारियाँ तालाब को फिर रंग सागर से जोड़ा गया। ये कुमारियाँ तालाब है, ये देखिए ये आपस में रंग सागर से जोड़े गए हैं। ठीक है, अब रंग सागर और अमरकुंड को फिर जोड़ा गया, ये यहाँ जोड़ दिए गए 6 नंबर पे। ठीक है, ये जुड़े रंग सागर और अमरकुंड। अब जो रंग सागर अमरकुंड जुड़े हैं तो वही रंग सागर को ऊपर की ओर 7 नंबर पे रंग सागर को स्वरूप सागर से जोड़ दिया गया है। ठीक है, और स्वरूप सागर को फिर आगे किससे जोड़ दिया गया है? वो फतेह सागर झील से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार एक दूसरे को आपस में जोड़ा गया है। ये मेवाड़ के महाराणाओं की एक बहुत ही अच्छी धरोहर है, किनको? उदयपुर को। अब है जल संरक्षण। देखिए, जल संरक्षण हमारा बहुत ही बड़ा दायित्व होना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को इसे बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। देखिए, हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे पेयजल खराब हो जाता है। और ना ही जल स्रोतों के निकट नहाने आदि का काम करना चाहिए। इसके अलावा हमें पेयजल के लिए देखो जल का संचय करना चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रित करें, सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग करें ताकि जल का कम इस्तेमाल हो, वृक्षारोपण है उसको बढ़ाएं,
ठीक है। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें ताकि उसको लंबे समय तक काम में ले जा सके। जल का पुनः उपयोग करें ताकि जल को खत्म होने से बचाया जा सके। आदि प्रयत्नों से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर पहुंचाकर भी हम जन जीवन को अच्छा बना सकते हैं या जन जीवन के साथ साथ उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करवा सकते हैं और सरकारें ऐसा करवा रही हैं। वर्तमान में रूफटॉप, कौन सी है? रूफटॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग, ये दो तकनीकी समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कौन कौन सी? रूफटॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग। अब रूफटॉप जल संचयन है क्या? देखो, रूफटॉप के अंदर घर की छत पर जो बरसात का जल गिरता है उसको घर के नीचे बने कुएं में सीधा इकट्ठा कर लिया जाता है, यानी रूफटॉप, यानी ऊपर से गिरने वाले छत के पानी को सीधा घर के अंदर बने कुएं में इकट्ठा किया जाए। और वहीं वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जाए तो वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है, यानी भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग इस्तेमाल की जाती है। और पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण करवाकर बरसात के जल को संग्रह करते हैं और संरक्षण करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें भी इनको देखना नहीं है, हमें इनको देखने के अलावा इन तकनीकों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने की आवश्यकता है और वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है ताकि हम जल को संरक्षित और संरक्षण कर सकें। धन्यवाद।